हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल TLS। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सपोनेंट्स। ठीक है। अब जो चैप्टर एक्सपोनेंट्स है उसमें हम जो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसका एप्लीकेशन आपको हायर क्लासेस में भी दिखेगा। तो आपको एक्सपोनेंट्स समझना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका आप जब भी यूज़ कर सके इन हायर क्लासेस वो अच्छे से यूज़ कर पाए। तो आइए समझते हैं एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स चैप्टर समझने से पहले सबसे पहले हमको दो चीज समझना पड़ेगा जिसके ऊपर एक्सपोनेंट चैप्टर बेस्ड है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए एक नंबर है, ए इज एनी नंबर। मान लेते हैं कि ए कोई एक नंबर है, राइट, और उसके ऊपर एक और एक्स लिए, एक्स भी कोई एक नंबर है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए कोई नंबर है और एक्स भी एक नंबर है ना। तो ए जो है जिसको हम लोगों ने थोड़ा बड़ा करके लिखा है और x जो है उसको हमने उसके ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है, राइट। तो ये बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझा रहा हूं कि जिस भी नंबर को हम ऐसे बड़ा करके लिखते हैं इसको हम बोलते हैं बेस, राइट। और जो उसके ऊपर ये छोटा सा उसके ऊपर जो नंबर लिखते हैं उसी को बोला जाता है एक्सपोनेंट। और उसका दूसरा नाम क्या है? एक्सपोनेंट का दूसरा नाम है पावर। मींस जो ये छोटा सा नंबर इसके ऊपर जो लिखा जाता है इसको हम लोग पावर भी बोल सकते हैं या इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको समझना चाहें तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं कि सपोज मान लीजिए कि 7 है और उसके ऊपर आपने लिखा है 2 छोटा सा, राइट। तो यहां पे आप मेरे को बताइए कि व्हाट इज द बेस। बेस क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर बेस है 7 एंड व्हाट इज द पावर? पावर इज 2। समझ में आया? तो यहां पे a क्यों पकड़े हैं? क्योंकि a क्या है? वेरिएबल है और x क्या है? वेरिएबल है, राइट। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसका कोई फिक्स वैल्यू ना हो, मतलब उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में समझना है तो आप मेरा पॉलिनोमियल्स वाला वीडियो देख सकते हैं, वहां मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो a यहां पे हमने इसलिए लिया है और x हमने इसलिए लिया है क्योंकि a का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है बिकॉज़ इट इज एन अल्फाबेट, और x का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है बिकॉज़ इट इज एन अल्फाबेट, राइट। और अल्फाबेट क्या होता है? वेरिएबल्स होता है जिसका कोई फिक्स वैल्यू ना हो। ठीक है। तो आप समझ गए कि बेस किसको बोला जाता है और पावर या एक्सपोनेंट किसको बोला जाता है। ठीक है। तो अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। ठीक है। किस पे? प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या बताता है कि वो बताता है कि अगर दो नंबर है, मींस अगर आपका बेसेस सेम है, अब अगर आपका बेस सेम है और पावर है n और इसका पावर है m, मान लीजिए ये बेस है और इसका पावर है n और ये बेस है इसका पावर है m और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी क्या बताता है कि अगर आपका बेस सेम है, देखिए यहां भी a है और यहां भी a है, तो बेस सेम हुआ ना। अगर बेस सेम है ना, और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होता है? बेस रिमेन्स सेम बट द पावर जो है वो ऐड हो जाता है, n प्लस m। क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो बेस जो है वही रहता है, पावर ऐड हो जाता है, राइट। इसका एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लीजिए 3 का पावर है 2 और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है और फिर 3 है उसका पावर है 5, राइट। तो यहां पे देखिए बेस सेम है ना, यहां भी 3 है यहां भी बेस 3 है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो बेस 3 रहेगा और पावर दोनों का ऐड हो जाएगा, मींस 2 प्लस 5। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 3 और पावर 2 प्लस 5 ऐड होकर कितना हो जाएगा? 7। तो ये है पहला प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट जो बताता है कि अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो बेस वही रहता है, पावर ऐड हो जाता है, राइट। और ये उसका एक एग्जांपल है छोटा सा। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग जाते हैं दूसरे प्रॉपर्टी में। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताता है? दूसरा प्रॉपर्टी बताता है
कि अगर बेस सेम हो, राइट, अगर बेस सेम हो लेकिन इस बार साइन किसका है, डिवीजन का। तो अगर बेस सेम है और इसका पावर है m और इसका पावर है n, राइट, तो दोनों का बेस सेम है और पावर इसका m है, इसका पावर n है, लेकिन अभी साइन कौन सा यूज हुआ है, डिवीजन साइन, राइट। तो इस सिचुएशन में जब बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का साइन है तो क्या होता है, बेस जो है वही रहेगा, बेस रिमेन्स द सेम। इस केस में पावर हो जाता है माइनस, बिकॉज इन दोनों के बीच में अभी किस चीज का साइन है, डिवीजन का साइन है। तो उस सिचुएशन में अगर बेस सेम है और बीच में डिवीजन का साइन होता है तो बेस वही रहेगा और पावर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, राइट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो अगर मान लीजिए 5 का पावर है 4 और यहाँ बीच में डिवीजन का साइन है और अगेन 5 का पावर है 2, राइट। तो यहाँ देखिए बेस सेम है और बीच में डिवीजन है, तो बेस जो है वही रहेगा, पावर माइनस होगा, तो 4 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 बेस सेम रहेगा, 4 माइनस 2 इज 2, द आंसर होगा 5 टू द पावर 2। समझ में आया आपको, ये है सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी बताता है कि अगर मान लीजिए कि बेस डिफरेंट है, मतलब एक का बेस a है और एक का बेस है मान लीजिए b, लेकिन इस केस में पावर दोनों में सेम है, मान लीजिए x और x, ठीक है। इसमें क्या है, पहला दो केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेस सेम था, ठीक है, लेकिन ये तीसरा जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि बेस डिफरेंट है, इसका बेस a है और इसका बेस क्या है, b है, राइट, लेकिन पावर सेम है और बीच में क्या है, इनटू है। तो क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रॉपर्टी बताता है कि अगर बेस डिफरेंट हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और पावर सेम हो तो क्या होगा, इस केस में बेसेस आर मल्टीप्लाइड, इसमें बेस मल्टीप्लाई होगा और पावर क्योंकि सेम था वो वैसा का वैसा ही रहेगा x, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल से। देखिए एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए बेस 3 है, उसका पावर है 2, इनटू का साइन है, और अगर मान लीजिए दूसरा बेस है 2, उसका पावर है 3, राइट, पावर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या है, बेसेस आर डिफरेंट बट पावर इज सेम एंड द साइन इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, साइन मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, और पावर जो है वही रहेगा। तो 3 2 इज हाउ मच, 6, और उसका पावर रह जाएगा 2, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। और आपको अगर इसका सॉल्व करना है अपने हिसाब से तो एक आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि 4 का पावर 2 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 2, तो व्हाट इज द आंसर, आप सॉल्व करके खुद निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा 4 into 5, base will be multiplied and power remains the same, right? तो इसका आंसर आएगा 20 to the power 2। क्लियर, समझ में आया आपको, ये था आपका थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम आ जाते हैं आपका एक्सपोनेंट का फोर्थ प्रॉपर्टी में, जो क्या बताता है। एक्सपोनेंट का फोर्थ प्रॉपर्टी ये बताता है कि आप कोई भी नंबर ले लें, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, आप कोई भी नंबर ले ले, मान लीजिए आपने कोई भी नंबर ले लिया, मान लीजिए ए, हमने लिया ए बिकॉज ए एक वेरिएबल है और ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए एक वेरिएबल है, राइट, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका पावर अगर 0 होता है तो आंसर हमेशा होगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर चाहे कोई भी हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 1 2 टू दी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा 1। अगर 10 टू दी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा 1। अगर 100 टू दी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा 1। मतलब कोई भी नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसका पावर 0 है तो आंसर विल बी ऑलवेज 1। ये है आपका फोर्थ प्रॉपर्टी, राइट। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये बताता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है p बाई q, आपके पास एक नंबर है p बाई q,
मतलब p कुछ भी हो सकता है और q भी कुछ भी हो सकता है, और उसका एक पावर है मान लीजिए m, राइट। लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर है ना पावर m, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पावर m है ये होल ब्रैकेट के बाहर है ना, इसका मतलब है कि ये पावर p के लिए भी है और q के लिए भी है। तो p का पावर, ये जो m पावर है वो p के लिए भी और q के लिए भी है, तो जब इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p टू द पावर m और q टू द पावर n, दोनों के लिए वो पावर होगा जब ओवरऑल पावर दोनों के बाहर है। मतलब अगर कोई नंबर ब्रैकेट में है p बाई q के फॉर्म में, जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, और उसका पावर अगर है तो वो पावर दोनों के लिए होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए आप, अगर मान लीजिए कि 2/5 ये एक फ्रैक्शन हुआ और आपका पावर है 3, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो पावर 3 है वो 2 के लिए भी और 5 के लिए भी है, तो इसका आंसर क्या होगा 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3। समझ में आया आपको? अब इसको अगर हम आगे और सॉल्व करें तो ये आएगा 8/125। क्लियर है? ये है आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब हम अगर आ जाए सिक्स्थ प्रॉपर्टी में, तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या बताता है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये बताता है कि अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए a बाई बी, क्या है a बाई बी कोई नंबर है और उसका पावर माइनस में है, क्या है पावर माइनस में है, नेगेटिव पावर है, तो कभी भी हम नेगेटिव पावर को सॉल्व नहीं करते, ठीक है, कभी भी हम नेगेटिव पावर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, पावर को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो ऐसे हालात में पावर को पॉजिटिव कैसे बनाएं, पावर को पॉजिटिव कैसे बनाएं? देखिए पावर या नेगेटिव में है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, हम क्या करना है, बस जो आपका जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर दें, तो ये हो जाएगा b बाई a, और आपका जो पावर पहले नेगेटिव था अब वो पावर हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने 5/2 लिया है, ठीक है, और उसका पावर है -3, राइट। अब इसका अगर आपको पावर को पॉजिटिव बनाना है, सबसे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले जिसमें पावर नेगेटिव होता है, उसमें आपको पावर को पहले पॉजिटिव बनाना होता है, ठीक है। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आपका नंबर है उसका रेसिप्रोकल करना होता है, 2/5 हो जाएगा और पावर हो जाएगा पॉजिटिव। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। जैसे मान लीजिए अगर 5/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/5, अगर 6/7 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7/6, ये होता है रेसिप्रोकल। समझ में आया? तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब एक बार ये रेसिप्रोकल हो गया तो अभी इससे पहले वाला प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि ये पावर दोनों के लिए है, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3, फिर उसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपका सिक्स्थ प्रॉपर्टी, राइट। अब आ जाइए सेवेंथ प्रॉपर्टी जो है वो है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई नंबर a है, उसका पावर है n, राइट, और होल ब्रैकेट है और बाहर एक और पावर है n, तो इस तरह का प्रॉपर्टी या इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। ऐसा सिचुएशन में जो आपका बेस है वो वही रहेगा सेम एज इट इज, राइट। अब क्योंकि इसके ऊपर एक पावर ऑलरेडी था और बाहर एक और पावर है, तो सबसे पहले हमको पावर को सॉल्व करना होता है ऐसा सिचुएशन में जब ब्रैकेट हो। अब मैथमेटिक्स में आपको पता है ना, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो क्या होगा, m into n हो जाएगा, तो ये पावर ओवरऑल हो जाएगा m into n। क्लियर हुआ? अब एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल अगर आप देखेंगे, मान लीजिए 2 टू द पावर 3 और उसका पावर 2 है, राइट, तो बेस विल रिमेन 2 ओनली और पावर क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। दिस इज योर सेवेंथ प्रॉपर्टी, राइट। जो एट्थ और जो लास्ट प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट का वो क्या है, वो है कि मान लीजिए अगर m और n दो नंबर है और पावर अगर x है, राइट, m और n अगर दो नंबर है और पावर अगर x है, ठीक है, तो ये जो पावर है ये इसके लिए भी और इसके लिए भी, राइट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा
कि m का पावर भी x होगा और n का पावर भी x होगा। मतलब इस दोनों के लिए ये जो पावर है इन दोनों के लिए होता है, राइट। तो एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो अगर मान लीजिए 2x टू द पावर अगर 2 है, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2x टू द पावर अगर 2 है तो 2 का पावर भी 2 होगा, ये 2 का पावर भी 2 होगा और इनटू ये x का पावर भी 2 होगा। दोनों का पावर 2 2 होगा बिकॉज ये ब्रैकेट के बाहर है, होल ब्रैकेट के बाहर पावर कितना है 2 है। इसका मतलब होगा जो बाहर पावर 2 है वो इसके लिए भी इसके लिए भी है, राइट। तो इसीलिए 2 का पावर भी 2 होगा और x का पावर भी 2 होगा। ये है आपका 8 और लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। अब कुछ और बेसिक चीज समझते हैं। मान लीजिए कि 6 टू द पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 8 का पावर अगर 5 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 8 into 5। नहीं, ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब होता है कि 8 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया आपको? 8 to the 5 पावर 5 का मतलब होता है 8 will be multiplied 5 times। 8 into 5, that is not the correct answer. The correct answer is 8 will be multiplied 5 times। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि 2 to the power अगर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? हाँ, इसका मतलब हुआ 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, चलिए मान लेते हैं कि अगर यहाँ हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे 5 लिए तो उसके हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा? 2 विल बी मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, 5 बार मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, ये भी एक सीखने का चीज है, राइट। नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2 2 जा 4, फिर आगे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मल्टीप्लाई करे तो करे कैसे, राइट। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करना है वो बहुत सिंपल है। देखिए, पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा कितना आया 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया 4, उसको आपको फिर नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है। करने के बाद जो आंसर आएगा 8, राइट, उससे आपको फिर नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करना है। करने के बाद जो आंसर आएगा आपका 16, वो आंसर जो है उससे आपको नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ओवरऑल आंसर आएगा 32 विल बी योर ओवरऑल आंसर। समझ में आया? तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखें, फ्रैक्शन वाला मतलब जिसमें फ्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए 2/3 टू द पावर अगर 3 है, राइट। तो हमने इसका प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था अभी कि अगर p/q के फॉर्म में होगा पावर m है तो वो पावर p के लिए भी और q के लिए भी है, राइट। तो यहाँ पे भी 2 का पावर भी 3 होगा और 3 का पावर भी 3 होगा। क्लियर? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 मींस हाउ मच? 2 into 2 into 2 and 3 का पावर 3 मींस हाउ मच? 3 का पावर 3 मींस हाउ मच? 3 into 3 into 3, राइट। अब ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। तो जितना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर है उससे दूसरा वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और यहाँ आएगा 3 3 जा 9 और 9 से 3 को करेंगे तो ये आएगा 27। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 8/27। क्लियर हुआ? अब क्या होता है कि बहुत बार ऐसा टर्म आता है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2 का पावर 5 है और नीचे आपका मान लीजिए 100 है, सपोज कभी ऐसा चीज हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 2/10 का पावर अगर 2 है सपोज, तो इसको आप क्या करेंगे? 2 का पावर 2 और 10 का पावर भी 2 होगा, राइट। अब 2 का पावर 2 मींस हाउ मच? 2 into 2 and 10 का पावर 2 मींस हाउ मच? 10 into 10, राइट। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? कैंसिलेशन कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन है और इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन है, तो आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 5 10, तो बचा क्या? 1 into 1 is 1 and 5 into 5 is 25। तो 1/5 will be your correct answer। तो ये जो आपने पढ़ा ये है एक्सपोनेंट्स का बेसिक्स। इतना अगर आप समझ जाते हैं तो आपको एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आया या आपको और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, राइट। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।